ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सर्वाइकल कैंसर। कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम सर्वाइकल कैंसर पढ़ रहे थे, सर्विक्स का कैंसर पढ़ रहे थे और उसकी हमने आधा पढ़ लिया था। आधा मैं पहले आपको 2 मिनट में रिवाइज कराता हूँ, देन हम आगे चलते हैं और उसको हम रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। जो कि हमारा हाफ रह गया था उसको हम कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो कल हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो था उसको पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहले कल हम जो जहाँ से छोड़ा था वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो आधा रह गया था उसको फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल जो नोट्स हमने छोड़े थे उस पे ही चलते हैं। और कल हमने काम पे छोड़ा था, कल हमने छोड़ा था कि यार ये हमारा क्या होता है, दिस इज सर्वाइकल कैंसर, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और ये क्या है, पेथोमा का पेज नंबर है 139। और पेथोमा, पहले तो सब पेथोमा निकालें और पेज नंबर 139 है वो निकालें और वहां से हम पढ़ रहे हैं। कल वाला हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल मैंने कहा था कि जो सर्विक्स होती है इसको हम नेक ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। जो यूट्रस की गर्दन होती है, जो यूट्रस की नेक होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेक सर्विक्स कहते हैं। अब जो सर्विक्स है इसकी टू टाइप्स हैं, एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स। जो आपकी जो एक्टो सर्विक्स है वो किस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है? वो स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है और वो एक्सटर्नल ओस के करीब होती है। वो किसके करीब होती है? एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस हम किसको कहते हैं? सर्विक्स की जो बाहर वाली ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ओस। और जो हमारी एंडो सर्विक्स है, एंडो सर्विक्स में कौन सा एपिथेलियम होता है? उसमें होता है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। और इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है इंटरनल ओस। ठीक है, इंटरनल ओस के जो करीब वाली सर्विक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंडो सर्विक्स। अब हमने कहा था कि जो एंडो है उसमें सिंपल कोलमनर होता है और जो एक्टो है उसमें कौन सा होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। अब उसमें हमने कहा था कि यार इनके दरमियान एक ट्रांसफॉर्मेशनल जोन होता है जो कि किस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है? जिसको हम कहते हैं स्क्वेमो कोलमनर एपिथेलियम। फिर मैंने आपको ये डायग्राम भी समझाई थी। ये जो डायग्राम आपके सामने शो हो रही है इसमें हमने ये कहा था कि यार इसको हम रेज कर लेते हैं। इसको हमने ये कहा था कि यार जो सर्विक्स है, जो एक्सटर्नल ओस है, अब देखो एक्सटर्नल ओस कौन सी है? ये वाली एक्सटर्नल ओस है। और इसके करीब जो आपकी सर्विक्स होगी, एक्टो सर्विक्स, वो किससे मिलके बनी होगी? स्क्वेमस एपिथेलियम से, जो मैंने सर्कल किया है। उसके बाद हमने कहा था कि जो इंटरनल ओस है, जो इंटरनल ओपनिंग है, यूट्रस के साथ ओपनिंग है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ओस। और उसमें आपकी कौन सी एपिथेलियम होगा? उसमें होगा कोलमनर एपिथेलियम। ओके। इनके दरमियान जो ट्रांसफॉर्मेशनल जोन होता है उसमें कौन सा एपिथेलियम होता है? उसमें होता है स्क्वेमो कोलमनर एपिथेलियम। उसमें कौन सा आता है? स्क्वेमो कोलमनर एपिथेलियम होता है। और एंड इट इज एट अ हाईएस्ट रिस्क फॉर सर्वाइकल कैंसर। उसके बाद हमने कहा था कि यार हमारे पास एक बड़ा ही मशहूर जमाना और बड़ा खतरनाक एक वायरस होता है जो कि डीएनए वायरस होता है। जो कि क्या होता है? डीएनए वायरस होता है। और वो क्या करता है? मोस्टली वो लोअर जेनिटिलिया, स्पेशली सर्विक्स को वो क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन यूजली एरेडिकेटेड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये जो इन्फेक्शन है ये खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये ठीक ना हो तो ये क्या कॉज करा देता है? ये सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। जो सर्वाइकल सेल्स होते हैं उनका क्या करा देता है? सर्वाइकल डिस्प्लेजिया कॉज करा देता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सीआईएन। सीआईएन क्या होता है? सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। कि जो सर्वाइकल सेल्स है उनका अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है। अब इसमें हम न्यूप्लेजिया को बाद में पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं कि कौन सा वायरस कराता है। तो मैंने आपको ये एमसीक्यूज बताया था कि एचपीवी टाइप 16 एंड टाइप 18। एचपीवी 16 एंड एचपीवी टाइप 18 ये दोनों क्या है? ये दोनों हाईएस्ट रिस्क है। ये हाई रिस्क पे हैं। ये क्या कॉज कराते हैं? सर्वाइकल कैंसर कॉज कराते हैं। और उसके बाद आता है 31 और 33। लेकिन जो 16 और 18 है ये मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज पूछा जाता है। उसके बाद हमने कहा था कि जो लो रिस्क होता है, लो रिस्क में क्या आएगा? टाइप 6 एंड टाइप 11 आएगा। और जो टाइप 6 और टाइप 11 है ये क्या कॉज कराते हैं? ये हमने कल भी पढ़ा था। ये जेनिटल वार्ड या स्किन वार्ड्स, जो हमारी स्किन पे मोके निकल आते हैं या जेनिटल्स पे मोके निकल आते हैं, वो कॉज कराता है। अब हम पढ़ते हैं कि यार जो हाईएस्ट रिस्क एचपीवी है वो क्या ऐसा करता है कि जिससे जो फीमेल होती है उसको सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो हमने कहा था कि जो हमारा ये हाईएस्ट रिस्क एचपीवी है ये एक जीन प्रोड्यूस कराता है। इस ये एक वायरस है और वायरस क्या करेगा? एक जीन प्रोड्यूस कराएगा जिसको हम कहते हैं ई 6 जीन। जिसको हम क्या कहते हैं? ई 6 जीन। जो ई 6 जीन होगा वो क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा किसको? ट्यूमर स्प्रेसर एक प्रोटीन होती है जिसने हमें कैंसर से बचाना होता है। तो जब ई 6 जीन बनेगा तो P53 क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा। या फिर ये एक और जीन बनाता है जिसको हम कहते हैं ई 7 जीन। ई 7 जीन क्या करता है? आरबी एक ट्यूमर स्प्रेसर प्रोटीन है, उसको इनहिबिट कर देता है। जब आरबी आपकी रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर स्प्रेसर प्रोटीन अगर ये इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा कि ग्रोथ अब नॉर्मल होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी और उससे क्या होगा? उससे भी कैंसर हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ रहे थे सर्वाइकल इंट्रा इंट्रा एपिथेलियल ट्यूमर या फिर सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। उसमें हमने लिखा था कि बिगन एट स्क्वेमो कोलमनर एंड एक्सटेंड टू आउटवर्ड। सबसे पहले ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशनल जोन से। कहां से शुरू होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल जोन से एंड एक्सटेंड करता है एंड एक्सटेंड टू आउटवर्ड। ये कहां जाता है? एक्सटेंड करता है आउटवर्ड। और इसमें क्या आते हैं? इसमें जो सर्वाइकल सेल्स होते हैं उनमें कौन से चेंजेस आते हैं? उनमें चेंजेस आते हैं, क्वाइलोसिटिक चेंजेस आते हैं।
क्वाइलोसिटिक चेंजेस हम किनको कहते हैं कि जो सेल्स होता है उनके न्यूक्लियस बड़े बड़े हो जाते हैं और इरेगुलर हो जाते हैं। और हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है इसके इर्द गिर्द हमें खाली खाली स्पेसिस मिलेंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर हेलोस, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर हेलोस कहते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि इसमें और क्या होगा, इसमें डिसऑर्डर्ड सेलुलर मैच्योरेशन, कि जो सर्विक्स के सेल्स होंगे उनकी मैच्योरेशन सही तरह नहीं होगी। और क्या होगा, उनमें माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि इसमें E6 और E7 जीन क्या करेंगे, E6 और E7 जीन क्या करेंगे, रेटिनोब्लास्टोमा और जो हमारा P53 ट्यूमर प्रेशर प्रोटीन है उनको इनहिबिट कर देंगे। अब उन्होंने माइटोसिस को कंट्रोल करना था और माइटोसिस कंट्रोल नहीं होगी तो क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि जो आपकी जो सर्वाइकल कैंसर है इसको हमने 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आता है जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया टाइप 1 या फिर ग्रेड 1। इसको हमने ग्रेडिंग दी हुई है। ग्रेडिंग हमने कैसे दी है, अगर अगर क्या हो कि 1/3, लेस देन 1/3, मतलब अगर हम सर्विस के थिकनेस के 3 हिस्से करें और सिर्फ एक हिस्से को इसने इन्वॉल्व किया है तो इसको हम कहेंगे ग्रेड 1। और अगर मोर देन 2/3 और लेस देन 2/3 थिकनेस को इन्वॉल्व किया तो इसको हम कहेंगे ग्रेड 2। और अगर क्या किया है, इंटायर से थोड़ा सा कम, मतलब कि मुकम्मल से, कंप्लीट से थोड़ा सा कम, पार्सली इसको इन्वेड कर दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेड 3। और अगर उस पूरी थिकनेस को इन्वॉल्व कर चुका है, अगर उस पूरी थिकनेस को इन्वॉल्व कर चुका है, सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन रह गई है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे नहीं गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन से पीछे पीछे रहा, लेकिन वो पूरी थिकनेस को क्या कर चुका है, इन्वेड कर चुका है, तो इसको हम कहेंगे कार्सिनोमा इन सिचु। इसको हम क्या कहेंगे, कार्सिनोमा इन सिचु। ये फिर मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी। मैंने कहा था कि फर्ज करो, इसको हम रेज करके दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, ये क्या है, एचपीवी पार्टिकल है। एचपीवी क्या करेगा, अंदर आएगा एपिथेलियम के। सबसे पहले वो उसने यहाँ पे इन्फेक्ट किया जहां पे मैंने सर्कल किया है। तो अगर आप गौर करें तो इसमें उसने इन्वेड किया है लेस देन 1/3 थिकनेस को, लेस देन 1/3 थिकनेस को इन्वेड किया है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेड 1। उसके बाद अगर उसने लेस देन 2/3 को किया तो इसको हम कहेंगे ग्रेड 2। और अगर उसने पार्शियल किया है, मतलब कंप्लीट से थोड़ा सा कम किया है, तो इसको हम कहेंगे ग्रेड 3। और अगर वो पूरा कर चुका है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे वो पूरा कर चुका है लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के आगे नहीं गया, तो इसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सिचु। लेकिन लेकिन अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे भी चला जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन्वेसिव कार्सिनोमा, कि वो इन्वेड कर चुका है। वो क्या कर चुका है, इन्वेड कर चुका है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा था कि ये प्रोग्रेस करता है, सबसे पहले ग्रेड 1 होता है, फिर ये और फैलता है, 2 में चला जाता है, 3 में चला जाता है, और फिर एंड पे ये इन्वेसिव बन जाता है। और जो CIN1 है वो रिवर्सिबल है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वो रिवर्स हो जाता है। इसमें मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए थे और रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गायनेकोलॉजी में इसी तरह लिखे हुए हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। देखो, अगर कोई भी लड़की है, आप किसी लड़की की आपके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है, तो आप उसकी वो आपकी या वो आप उसकी करैक्टर असैसिनेशन करना चाहते हो, तो जो आपके ज़हन में बुरी-बुरी बातें आती है ना, आपने वो उस लड़की के बारे में कर देनी है। और वो सारे क्या हैं, वो सारे इसके क्या हैं, रिस्क फैक्टर हैं। मतलब आप सबसे पहले उसको क्या कहोगे कि ये इसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उसके बाद आप कहोगे कि यार ये तो स्मोकिंग भी करती है, ये भी इसका रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा आप कहोगे कि यार इसने बड़ी बड़ी अर्ली एज में इंटरकोर्स कर लिया था, तो अर्ली एज में अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अर्ली कोइटार्क। और आप कहोगे कि ये तो वो भी लेती है, डायथाइल स्टिलबेस्ट्रोल भी लेती है, मतलब इंटरकोर्स के बाद ये मॉर्निंग पिल भी लेती है, ये क्या लेती है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल भी लेती है, तो उसमें भी ये इसके चांसेस होते हैं। और ये क्या है, ये इसमें एचआईवी भी है, इसमें क्या है, ये एचआईवी भी है, ये एड्स की पेशेंट है, स्मोकिंग भी करती है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, और अर्ली क्वार्टार्क है, और क्या है, इसमें डीएस एक्सपोजर है। तो इस ये सारे जो हैं, ये बहुत बड़े बड़े इल्जाम आते हैं, और ये सारे क्या हैं, दे आर ऑल आर रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि जो आपका एचपीवी है, एचपीवी की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, एचपीवी की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, जो इसमें 16 और 18 टाइप है। ये एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने नहीं बोलना। जो एचपीवी टाइप 16 और टाइप 18 है, ये सबसे खतरनाक है, और ये क्या कराती है, सर्वाइकल और वजाइनल कैंसर कॉज कराती है। और इसके अलावा जो आपकी 6 और 11 है, जो टाइप 6 और टाइप 11 है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, ये क्या कॉज कराती है, ये मौके निकल आते हैं किस पे, जेनिटल्स पे। तो अगर कोई मेल या अगर कोई फीमेल उसके जेनिटल्स पे मौके निकल आए हैं, वार्ट्स बन गए हैं, तो उसको वो किसकी वजह से होता है, वो मोस्टली किसकी वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। उसके बाद आप कहते हैं कि 1 से लेकर जो 4 तक टाइप्स हैं, 1 to 4 टाइप्स हैं, वो क्या कॉज कराती हैं, तो जो आपको स्किन पे मौके निकलते हैं, जो स्किन वार्ट्स होते हैं, मौके, ठीक है, मौके, तो वो कौन कराता है, वो काज कराता है ह्यूमन पेपिलोमा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, 1 से लेके 4 तक। तो ये हमने तकरीबन हमारे 8 मिनट लग गए हैं, लेकिन आपको रिवाइज हो गया है कि हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं।
अब आगे बिल्कुल आसान सी बातें हैं, आपका सारा कुछ पेथोमा पे लिखा हुआ है, आपने बस इधर समझना है और आप आगे हमने चलना है। ठीक हो गया? अगर आपका कोई कुछ सवाल है, कल वाली क्लास है तो मुझसे पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फर्स्ट स्टेट ने स्टार्ट लिया है, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा CIN। CIN इज नॉट कैंसर, CIN इज नॉट कैंसर। CIN क्या है? उसमें अभी डिस्प्लेजिया होता है, उसमें जो सेल होते हैं वो अब नॉर्मल हो जाते हैं। फिर हमने उसकी ग्रेडिंग की, लेकिन अगर जो कैंसर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे चला गया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे चल गया, मतलब कि वो इन्वेसिव हो गया है, तो इसको हम कहेंगे सर्वाइकल सर्वाइकल कार्सिनोमा। सर्वाइकल कार्सिनोमा, और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वाइकल कार्सिनोमा। ठीक है? इसलिए देखो, मैंने इस पे 1.5 दिन लगाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इवन के गायनाकोलॉजी जो स्टेप टू सीके है, वहां पे जो गायनाकोलॉजी लिखी हुई है, उसमें भी ये 2-3 पेजेस पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया? तो मैंने आपको 90% वहां से भी पढ़ा दिया है, और पैथोमा से भी हमने तकरीबन सारा कर लिया है। ठीक है? तो सर्वाइकल कार्सिनोमा हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। इट इज इन्वेसिव कार्सिनोमा अराइजेज फ्रॉम द सर्वाइकल एपिथेलियम। ये क्या है? इन्वेसिव कार्सिनोमा है, मतलब कि ये क्या करता है? ये इन्वेड करता है। ये क्या है? इन्वेसिव है, मतलब इन्वेसिव कार्सिनोमा है, इन्वेसिव कार्सिनोमा है। और ये क्या करता है? इन्वेड करता है। किसको इन्वेड करता है? बल्कि आगे ब्रैकेट में लिखे भी, इन्वेड करता है। किसको इन्वेड करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन को। बेसमेंट मेम्ब्रेन को से आगे चला जाए तो इसको हम कहेंगे इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है? और ये किससे निकलता है? सर्वाइकल एपिथेलियम से निकलता है। और ये मिडिल एजेड वीमेन, ठीक है, जो दरमियानी उम्र की औरतें होती है, मतलब 40 साल, 35 साल, 45 साल, उनमें ये ज्यादा होता है। मिडिल एजेड वुमेन, ठीक है, मिडिल एजेड वुमेन में ज्यादा होता है। और इसमें क्या हमने पढ़ना है? और इसमें आपने प्रेजेंटेशन, देखो मैं आपको एक, जी डॉक्टर अक्सा, ये फर्स्ट स्टेट से नहीं है, ये आपने पैथोमा से पढ़ना है। ये जितना भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ पैथोमा पे लिखा हुआ है, तो पैथोमा से आपने करना है। जब आप फर्स्ट एड हम करेंगे, मैं आपको फर्स्ट एड फिर दिखाऊंगा कि फर्स्ट एड हमने क्या पढ़ा है। फिलहाल आप पैथोमा को फॉलो करें, और पैथोमा पे ये पूरा टॉपिक बना हुआ है सर्वाइकल कार्सिनोमा का। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने प्रेजेंटेशन पे सबसे ज्यादा गौर करना होता है कि मरीज हमारे पास कैसे आएगा। ये जो फलानी डिजीज है, इसमें मरीज हमारे पास कैसे आएगा। ठीक हो गया? तो इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें जो प्रेजेंटेशन क्या होगी, तो जो मरीज होगा वो हमारे पास किस तरह आएगा, प्रेजेंटेशन क्या होगी। तो जो मरीज होगा वो क्या आएगा? वो सबसे पहले आपको क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब, मुझे वजाइनल ब्लीडिंग है। मुझे क्या है? वजाइनल ब्लीडिंग है। वजाइनल ब्लीडिंग मतलब कि वजाइना से ब्लीडिंग होती रहती है, वजाइनल ब्लीडिंग है। और जो वो मरीज होगी, जो वो लेडी होगी, वो क्या कहेगी? वजाइनल ब्लीडिंग है। लेकिन इसके आगे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपकी गायनाकोलॉजी में एक बात लिखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हम कहते हैं मेनोरेजिया। जिसको हम क्या कहते हैं? मेनोरेजिया। ठीक है? मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान भी अगर आपको ब्लीडिंग हो, देखो जो लेडीज होती हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल पे तो ब्लीडिंग होती ही होती है, वो तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान भी, या जब मेंसेस उसको नहीं आए लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको हम कहते हैं मेनोरेजिया। और इसको हम आम जुबान में कहते हैं स्पोर्टिंग। इसको हम आम जुबान में क्या कहते हैं? स्पोर्टिंग। तो वो आपको अक्सर कहेगी कि डॉक्टर साहब, मेंसेस के अलावा भी, मेंसेस के अलावा भी मुझे क्या हो जाता है? मुझे ब्लीडिंग आ रही होती है, मतलब जो मेरा अंडरवेयर है वो, उसमें ब्लड लग जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले वो आपको ये सिम्टम बताएगी कि उसको वजाइनिक ब्लीडिंग है। लेकिन वजाइनिक ब्लीडिंग में आपने एक लफ्ज याद रखना है, ये गायनाकोलॉजी के हवाले से इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसको हम कहते हैं स्पोर्टिंग। कि इसमें स्पोर्टिंग होगी, और स्पोर्टिंग हमें कुछ डिजीज में मिलती है, इसलिए आपने याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, स्पोर्टिंग। ठीक है? उसको क्या होगी? स्पोर्टिंग होगी। मेंसेस के अलावा भी उसको क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। और उसके अलावा वो आपको बताएगी पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। ठीक है? पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। और क्वाइटल का मतलब क्या होता है? क्वाइटल का मतलब क्या होता है? इंटरकोर्स। ठीक है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और आपका क्वाइटल का मतलब क्या होता है? इंटरकोर्स। तो इंटरकोर्स के बाद भी उसको क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। वो कहेगी डॉक्टर साहब, मैं जब ब्लीडिंग करती हूँ तो मुझे क्या होता है? ब्लीडिंग। जब मैं इंटरकोर्स करती हूँ तो मुझे क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ये टर्म गलत हो गया, इसका इसके लिखे मेट्रोरेजिया। ये मेट्रोरेजिया। ठीक है? मेनोरेजिया नहीं है, मेनोरेजिया और चीज होती है, मेट्रोरेजिया, इट इज मेट्रोरेजिया। ठीक है? गड़बड़ हो गई है। सॉरी सॉरी डॉक्टर समन शाह और डॉक्टर निमरा, आई एम रियली सॉरी, गड़बड़ हो गई है। मेट्रोरेजिया है ये टर्म, मेनोरेजिया नहीं है, मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया। अच्छा, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। ठीक है? पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, जब वो इंटरकोर्स करती है तो उसको क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा उसको सर्वाइकल डिस्चार्ज है, मतलब उसकी सर्विस के क्या क्या आता रहता है? डिस्चार्ज आता रहता है। ठीक हो गया? ये आपको सिम्टम बताएगी। उसके अलावा वो बस यही आपको ये सारी प्रेजेंटेशन बताएगी। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि एडवांस ट्यूमर ऑफन इन्वेड थ्रू एंटीरियर यूट्राइन वॉल इनटू ब्लैडर। ये सबसे अहम बात है। आपको पता है जो सर्विक्स है, जो सर्विक्स का कैंसर होता है, बंदा मरता क्यों? बंदा खैर बंदी क्यों मरती है?
जो लेडीज होती हैं वो सर्विक्स के कैंसर से मरती क्यों है? तो ये आपने याद रखना है, यहाँ यहाँ पे बात लिखी हुई है और गायनेकोलॉजी में भी लिखी हुई है। इट इज एडवांस, ये क्या होता है? एडवांस्ड ट्यूमर, मतलब जो ट्यूमर होता है अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो एडवांस जो ट्यूमर होता है वो इन्वेड करता है। वो क्या करता है? इन्वेड इन्वेड थ्रो इन्वेड थ्रू इंटीरियर यूट्राइन वाल। इंटीरियर यूट्राइन वाल मतलब जो ट्यूमर होता है वो क्या करता है? जो इंटीरियर वाल होती है यूट्रस की, उससे इन्वेड करता है टू ब्लैडर, ठीक है, और ब्लैडर तक पहुंच जाता है। तो जाहिर बात है जब वो कैंसर ब्लैडर तक पहुंच जाएगा तो उसको कौन से सिम्टम आएंगे? उसको किडनी वाले सिम्टम आएंगे। और सबसे पहला उसको क्या सिम्टम आएगा? उसको हो जाएगा हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसको क्या आ जाएगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब जिन बच्चों ने रीनल सिस्टम पढ़ा हुआ है उनको पता होगा हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो हम यूट्यूब पे जाएं और वहां पे वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आपको एक दफा समझा भी देता हूँ। हाइड्रोनेफ्रोसिस यहाँ पर उसको क्या आ जाएगा? पोस्ट रीनल क्या हो जाएगा? पोस्ट रीनल फेलियर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, फर्ज करो ये क्या है? किसी खातून की क्या है? कोई लेडी है और उसकी क्या है? किडनी है, और ये क्या है? यूरिटर है, ठीक है, और ये क्या है? ब्लैडर है, ठीक है, और दोनों तरफ से किडनी आ रही है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? फर्ज करो कि ट्यूमर हमारा यहाँ तक इन्वेड कर गया, यहाँ पे ट्यूमर हो गया है, ब्लैडर हमारा सारा खराब हो गया, यूरिटर खराब हो गई है। तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा? यूरिन हमारा बैक फ्लो करेगा। जब यूरिन बैक फ्लो करेगा तो क्या होगा? जो जो उसका रीनल पेल्विस होगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो क्या होती है? हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। और अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो पोस्ट रीनल मतलब कि किडनी के बाद क्या हो जाएगा? फेलियर। किडनी बिल्कुल ठीक होगी लेकिन किडनी फेल क्यों होगी? क्योंकि पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन फेलियर, ठीक है, कि किडनी के बाद क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? किडनी फेल हो जाएगी। उसके बाद आपने जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो कि एमसीक्यूज है, और वो आपने याद रखना है कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है। जो सर्वाइकल कार्सिनोमा है इसका रिस्क फैक्टर क्या है? तो रिस्क फैक्टर आपने क्या याद रखना है? इसमें हमने अभी पढ़ा कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 18 क्या है? इसमें रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा स्मोकिंग, ठीक है, इसके अलावा स्मोकिंग भी क्या है? रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर वो एचआईवी की पेशेंट है उसमें भी क्या हो सकता है? उसमें भी सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि उसको क्या है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं वो, ठीक है, या फिर अर्ली कोर्ट आर्क है तो इसमें भी उसको क्या आ सकता है? सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक हो गया। अब जो आपका सर्वाइकल कार्सिनोमा है इसकी दो सब टाइप्स हैं। इसकी दो क्या है? सब टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स हैं। अब इन दोनों टाइप्स को हम पढ़ते हैं कि इसमें सबसे जो सबसे मोस्ट कॉमन है दैट इज सेल कार्सिनोमा, और जो आपकी दूसरी है दैट इज अडिनो कार्सिनोमा। अब इसको आपको पता होगा, कैसे पता? देखो, सर्विक्स में दोनों तरह के एपिथेलियम होता है। एक में क्या होता है? स्क्वेमस होता है, और एक में क्या होता है? आपका कोलमनर होता है। और जो स्क्वेमस होता है ये सिक्रीट नहीं करता। स्क्वेमस कोई चीज सिक्रीट नहीं करता। तो जो स्क्वेमस होता है ये मोस्ट कॉमन है। ये क्या है? मोस्ट कॉमन है, और ये 80%, ये 80% इंसिडेंस है इसके, मतलब 80% जो कैंसर होता है वो स्क्वेमस सेल का होता है। और जो आपका 15% होता है, या 15 या 20% जो होता है, बाकी जो रह जाता है वो कौन सा है? अडीनो कार्सिनोमा, ठीक है, वो क्या है? अडीनो कार्सिनोमा है, एंड दे आर रिलेटेड टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक हो गया। और एक बुक पे मैंने पढ़ा भी था कि जो आपका 16 है, जो टाइप 16 है वो स्क्वेमस सेल का ज्यादा कॉज कराता है, और जो टाइप 18 है वो क्या कॉज कराता है? वो अडीनो कार्सिनोमा ज्यादा कॉज कराता है। ये उसमें स्टेप 2 सीके में ये बात लिखी हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद अब आप कहते हैं कि यार अच्छा कैंसर तो हो गया लेकिन हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है बात कि दैट इज पैप्समेयर। जो पैप्समेयर है, पैप्समेयर क्या होता है हम आगे जाके पढ़ते हैं। पैप्समेयर कैन डिटेक्ट सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। जो सर्विक्स का डिस्प्लेजिया हो रहा होता है, मतलब जो डिस्प्लेजिया हम कहते हैं अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन को। तो जो सर्विक्स है उसका जब अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही होती है तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय पैप्समेयर। तो ये क्या करता है? जो पैप्समेयर है हम इसमें कौन सी चीज देखते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार अच्छा आप पैप्समेयर करते हो लेकिन पैप्समेयर में कौन सी चीज आप देखते हो, तो पैप्समेयर में आपने इसको ध्यान से लिखो, ये बुक पे नहीं लिखा हुआ। पैप्समेयर हमें क्या बताता है? पैप्समेयर हमें बताता है डिटेक्ट द क्वाइलोसाइट, ठीक है, डिटेक्ट द क्वाइलोसाइट। और क्वाइलोसाइट हमने कल भी पढ़ा था कि क्वाइलोसाइट हम किसको कहते हैं? क्वाइलोसाइट हम किसको कहते हैं? अबनॉर्मल सेल्स को कहते हैं। ठीक हो गया। तो जो हमारा पैप्समेयर है ये किसको डिटेक्ट करेगा? ये क्वाइलोसाइट को डिटेक्ट करेगा। क्वाइलोसाइट में क्या आता है?
इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, पेरी न्यूक्लियर हेलोस, मतलब कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमें खाली खाली जगह मिलती है। ठीक हो गया, तो दिस इज सब टाइप्स। उसके बाद अब आप कहते हैं कि यार अच्छा हम इसकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, मतलब हम ये चाहते हैं कि जो लेडीज हैं उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो, तो हम इनकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। तो स्क्रीनिंग के बारे में आपकी प्रथोमा ने कुछ एक दो बातें लिखी हुई हैं, उनमें इंपॉर्टेंट बातें देख लें। जो स्क्रीनिंग है उनके देख लें कि जो हमारा स्क्रीनिंग है हम कैसे करते हैं। तो स्क्रीनिंग में आपने याद रखना है कि स्क्रीनिंग का पहले तो मकसद क्या होता है। स्क्रीनिंग का मकसद ये होता है कैच डिस्प्लेजिया। हमने क्या करना होता है कि फर्ज करो एक लेडी है और उसको डिस्प्लेजिया हो रहा है, मतलब उसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हुआ और उसको उसके जो सेल है वो अब नॉर्मल प्रोलिफरेट कर रहे हैं। हम ये हम ये नहीं चाहते कि हम ये नहीं चाहते हम ये नहीं चाहते कि जो उसका डिस्प्लेजिया है वो कैंसर में डेवलप हो जाए, जो उसका डिस्प्लेजिया है वो कैंसर में डेवलप हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। तो कैच डिस्प्लेजिया बिफोर इट डेवलप टू बिफोर इट डेवलप टू बिफोर इट डेवलप टू कार्सिनोमा। हमारा स्क्रीनिंग का मकसद क्या आता है कि डिस्प्लेजिया को हमने कार्सिनोमा में नहीं जाने देना। और प्रोग्रेशन ये कितनी लगती है, जो प्रोग्रेशन इसकी कितनी लगती है, 10 से 20 साल। मतलब कि एक लेडी है उसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है ना, तो उसको 10 से 20 साल लग जाते हैं सर्वाइकल कैंसर बनने तक। तो इसलिए अमेरिका में ये बहुत कम है, मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि अमेरिका में ये रूल है कि उन्होंने पैप स्मेयर हर 3 साल बाद कराना होता है। जो वहां की लेडीज है रिप्रोडक्टिव एज की, वो पैप स्मेयर कराती हैं, वो अपना एग्जामिनेशन कराती है, जिससे क्या होता है अगर उनको ये मसाइल हो भी तो वो फिर अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। वरना अगर आपको पता है, अगर ये पैप स्मेयर ना होता तो अमेरिकन तो वैसे ही मर जाते सर्वाइकल कैंसर से, क्योंकि अमेरिकन की आपको हरकतें तो पता है कि उनकी हरकतें कैसी हैं। जितने भी हमने रिस्क फैक्टर पढ़े हैं ये सारे उन पे बैठते हैं। तो चूंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वो एक अमीर मुल्क है, तो उनमें ये रूल है कि हर 3 साल के बाद जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है वो अपना पैप स्मेयर कराएगी। तो जब वो पैप स्मेयर कराएगी तो उससे फिर हम सर्वाइकल कैंसर को देख लेते हैं और हम फिर आगे डेवलप नहीं होने देते। लेकिन जो अमेरिका है इसमें सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंट सबसे कम है, लेकिन जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में सर्विक्स के कैंसर के इंसिडेंट सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया। उसके बाद स्क्रीनिंग बिगन यूजली एट, ये आपकी गायनेकोलॉजी में बात लिखी हुई है कि स्क्रीनिंग हम कब स्टार्ट करते हैं। तो जब एक लड़की कितने साल की हो जाती है, स्क्रीनिंग बिगन्स एट 21, बिगिंस एट 21। और ये अमेरिका की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में तो हम करते ही नहीं है। ये अमेरिका में हम जो स्क्रीनिंग है वो कब स्टार्ट करते हैं, 21 पे स्टार्ट करते हैं। एंड परफॉर्म ईयरली, यहाँ पे परफॉर्म ईयरली लिखा हुआ है, लेकिन जो स्टेप टू सीके है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हम स्क्रीनिंग 21 साल पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेकिन अगर वो नॉर्मल आए, मतलब कोई मसला ना आए, तो हम फिर 3 साल बाद करते हैं। हर 3 साल के बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 साल के बाद लिखा हुआ है। तो ये आपने इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसमें जो स्क्रीनिंग होती है वो हम किस में स्टार्ट करते हैं, 21 पे स्क्रीन करना स्टार्ट कर देते हैं। हम पैप स्मेयर करते हैं। पैप स्मेयर 21 साल, जब जैसे ही कोई लेडी 21 साल की होती है और उसमें ये सारे रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं, तो उसमें हम फिर स्क्रीनिंग करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या इसके सर्विक्स का कोई डिस्प्लेजिया तो नहीं हुआ, क्या इसके सेल्स सही तरह प्रोलिफरेट कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। अब आप कहते हैं कि यार पैप स्मेयर इतनी देर से हम नाम सुन रहे हैं, तो पैप स्मेयर होता क्या है। तो हम जरा पैप स्मेयर की बात कर लेते हैं कि पैप स्मेयर क्या होता है। देखो पैप स्मेयर, एक तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। ये क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब सबसे जो अच्छी चीज है सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए, वो क्या है, पैप स्मेयर है। पैप स्मेयर आप यूट्यूब से बहुत ज्यादा वीडियोस भी देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है इसकी। पैप स्मेयर हम कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं सेल्स को स्क्रैप करते हैं। ठीक है, इसमें हम ना पहले तो जो वजाइना होती है उसको क्या करते हैं, डायलेट करते हैं और यूट्रस का और सर्विस का एक्सेस लेते हैं। और हम क्या करते हैं, कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम क्या करते हैं, सेल्स को स्क्रैप करते हैं। ठीक है, सेल्स को क्या लेते हैं, स्क्रैप, सेल का सैंपल लेते हैं सर्विक्स से, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। सेल स्क्रैप्ड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशनल जोन, टीजी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। और हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको एनालाइज करते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक एनालाइज हम क्या करते हैं, हम सेल्स को क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं और क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के उसको नीचे देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम जब माइक्रोस्कोप है ना, अगर तो जो फीमेल है वो नॉर्मल है तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फीमेल को क्या है, अगर फीमेल को डिस्प्लेजिया हो चुका है, मतलब कि उसको डिस्प्लेजिया, तो हमें क्या होगा, हमें अब डिस्प्लेजिया को हम दो कैटेगरीज में डालते हैं। जो डिस्प्लेजिया है इसको हम दो कैटेगरीज में डालते हैं, आपकी बुक की लाइनें लिख रहा हूँ। जो पहली पहली लाइन है, डेट इज लो ग्रेड, इसका हमें इतना खतरा नहीं होता। लो ग्रेड में हम किसको डालते हैं, CIN1 जो ग्रेड 1 है, मतलब कि अगर डिस्प्लेजिया लेस देन 1/3 थिकनेस पे फैला हुआ है तो इसको हम कहते हैं ग्रेड 1। और जो लो ग्रेड है इसमें हम सिर्फ CIN1 को डालते हैं।
लेकिन जो हमारा हाई ग्रेड है, जो हाई ग्रेड है, हाई ग्रेड में हम किसको डालते हैं, हाई ग्रेड में हम किसको डालते हैं, CIN2 जो ग्रेड 2 है, और CIN ग्रेड 3, इन दोनों को हम किस में डालते हैं, हाई ग्रेड में डालते हैं। अब आप कहते हैं कि यार हमें हाई ग्रेड कैसे पता चलेगा, कि माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, कि हमें कोई ऐसी चीज बताई जाए कि जैसे ही हम माइक्रोस्कोप देखें तो हमें पता चल जाए कि ये हाई ग्रेड है। तो इसके आगे लिख ले, अगर नहीं लिखा हुआ, जो हाई ग्रेड है, जो हाई ग्रेड आपके है, मतलब हाई ग्रेड होगा, हाई ग्रेड में आपको दो चीजें मिलेंगी, हाइपर क्रोमेटिक, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, तो इसमें आपको बहुत उसके कलर तेज नजर आएंगे। किसके कलर तेज नजर आएंगे, न्यूक्लियाई के। न्यूक्लियस आपको क्या मिलेंगे, हाइपर क्रोमेटिक, हाइपर क्रोमेटिक क्या नजर आएंगे आपको, न्यूक्लियाई नजर आएंगे। और न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होगी, इसको मैं समझाता हूँ। इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब ये क्या होती है साइटोप्लाज्मिक रेशियो, देखो हमारे जितने भी सेल हैं, फर्ज करो ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, और ये दरमियान में उसका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, दरमियान में ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो इसके इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है। हम इसकी एक रेशो बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसकी एक रेशो बनाते हैं। फर्ज करो ये क्या है, जो न्यूक्लियस है वो 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर, और जो आपका साइटोप्लाज्म है, फर्ज करो वो 2 सेंटीमीटर का, तो उसको हम नीचे रखेंगे, तो 1/2 रेशो आएगी। लेकिन फर्ज करो कि जो न्यूक्लियस है वो बड़ा हो चुका है, न्यूक्लियस बड़ा हो गया, तो क्या होगा, न्यूक्लियस पहले 1 सेंटीमीटर का था, अब वो कितना हो जाएगा, 2 का, ठीक है। तो न्यूक्लियस अगर 2 सेंटीमीटर का हो गया है और साइटोप्लाज्म उतने का उतना ही रहा है, तो रेशो अब क्या आएगी, 1 आएगी। तो पहले हाफ थी रेशो, अब क्या हो गई है, ज्यादा रेशो हो गई है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि जो हाई ग्रेड होते हैं, हाई ग्रेड ट्यूमर में क्या, माइक्रोस्कोप पे क्या मिलता है, एक तो हमें न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा मिलती है, और क्या मिलता है, हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियाई, कि जो न्यूक्लियाई होंगे वो हाइपर क्रोमेटिक मिलेंगे। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, कि इसमें उसने लिखा हुआ है कि जो पैप स्मेयर है, इट इज मोस्ट सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टेस्ट। मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो अमेरिकन के जिस तरह काम है, वो वैसे ही मर जाते सर्वाइकल कैंसर से, लेकिन पैप्समेयर ने उनको बचा लिया। पैप्समेयर ने उनका जो सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस है वो सबसे कम कर दिया, वरना अमेरिकन को ये बहुत तंग करना था इसने। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार हमने पैप्समेयर किया, और जो पैप्समेयर है वो अब नॉर्मल आया, जो पैप्समेयर है वो क्या है, अब नॉर्मल आ गया, पैप्समेयर क्या आ गया, अब नॉर्मल आ गया। तो अब हमें बताएं कि हम क्या करें। तो पैप्समेयर अगर अब नॉर्मल आता है तो आपने क्या करना है, अगर पैप्समेयर अब नॉर्मल आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये गायनाकोलॉजी में इसी तरह ये बात लिखी हुई है। जो पैप्स मेयर है, अगर वो अब नॉर्मल आ जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने करनी है कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी हम किसको कहते हैं, कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी हम विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स विद मैग्नीफाइंग ग्लास, कि हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और क्या करते हैं, सर्विक्स को विजुअलाइज करते हैं, जो सर्विक्स है उसको हम एग्जामिन करते हैं बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, विजुअलाइज बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, के जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे हम क्या करते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोल्पोस्कोपी। ठीक हो गया। हम उसकी कोई अबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं, वगैरह चेक करते हैं, और एंड पे हम उसकी बायोप्सी कराएंगे, एंड पे हम उसकी क्या करा देंगे, बायोप्सी कराएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि ये और बढ़ रहा है या इसका क्या स्टेटस है। ठीक हो गया। डॉक्टर मारिया ने कहा कि ये बात एक दफा रिपीट कर दे। देखिए, मैंने ये बात इस तरह समझाई है कि देखो, जो सेल है, सेल के दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और साइडों पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब फर्ज करो हम एक रेशो लेते हैं, फर्ज करो जो न्यूक्लियस है वो 1 सेंटीमीटर का, सिर्फ मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, और जो साइटोप्लाज्म है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो रेशियो में क्या मिलेगी, 1/2, और 1/2 हम किसको कहते हैं, हाफ को, मतलब कि 0.5 को। लेकिन फर्ज करो कि ये जो न्यूक्लियस है ये बड़ा हो गया, पहले 1 सेंटीमीटर का था, अब कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर हम ऊपर रखेंगे, साइटोप्लाज्म अभी भी 2 सेंटीमीटर का है, तो हमारी रेशियो कितनी आएगी, 1 की आएगी। तो पहले हाफ थी, अब डबल हो गई है, मतलब 1 हो गई है, तो जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म छोटा रह जाएगा। ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग एंड पैप्समेयर। पैप्समेयर की आप देख सकते हो। डॉक्टर हसन पूछ रहे हैं जी कोल्पोस्कोपी क्या होता है। देखिए डॉक्टर हसन, मैंने कोल्पोस्कोपी का ये आपको बताया कि अगर क्या हो कि जो पैप्समेयर आप कराते हो किसी लेडी का और वो अब नॉर्मल आ जाता है, उसमें आपको लग रहा है कि यार इसमें ना डिस्प्लेजिया हो गया, इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेजिया हो गया।
तो इसमें जब डिस्प्लेजिया हो जाता है तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप उसकी कोल्पोस्कोपी करते हो। कोल्पोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम वजाइना होती है उसको डायलेट करते हैं, ठीक है, वजाइना को डायलेट करते हैं और क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और उसकी सर्विस को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से एग्जामिन करते हैं। इसको हम कहते हैं कोल्पोस्कोपी। और उसके बाद हम सर्विक्स से कुछ सैंपल लेते हैं और क्या करते हैं, बायोप्सी के लिए भेजते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कोल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि इम्यूनाइजेशन, बस लास्ट टॉपिक है फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। इम्यूनाइजेशन के जो वैक्सीन है, मतलब वैक्सीन हमें जो वैक्सीन है अगेंस्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वैक्सीन हमें बचा सकती है या नहीं बचा सकती। तो वैक्सीन के बारे में भी सुन लें कि एक वैक्सीन होती है जिसको हम कहते हैं क्वाड, जिसको हम क्या कहते हैं क्वाड। क्वाड का मतलब क्या होता है, चार। क्वाड रिवेलेंट, क्वाड रिवेलेंट, क्वाड रिवेलेंट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कि हमें बचाएगी, किसके खिलाफ बचाएगी, क्वाड रिवेलेंट वैक्सीन अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बचाएगी, टाइप 6, टाइप 11, टाइप 18 एंड टाइप 16। मतलब इन चार टाइप्स के खिलाफ हमने एक ही वैक्सीन बनाई है और वो हम चुप करके वैक्सीन देते हैं और जो हमारी पेशेंट होती है वो क्या हो जाती है, इम्यून हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, इम्यून हो जाती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ। लेकिन इसमें मसला क्या आता है, इसमें मसला ये आता है, उसने आगे लिखा भी हुआ है कि एंटीबॉडी जनरेटेड अगेंस्ट टाइप 6 एंड टाइप 11। मतलब ये जो वैक्सीन है ये क्या करती है, ये जो वैक्सीन है ये क्या करती है, जनरेट करती है एंटीबॉडीज को। ये क्या करती है, जनरेट करती है किसको, एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज को क्या करती है, जनरेट करती है। अब उसने ये लिखा हुआ है कि जो टाइप 6 और टाइप 11 है इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं, तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि भाईजान जो टाइप 6 और टाइप 11 है ये हमें क्या कॉज कराती है। जो टाइप 6 और टाइप 11 है, मुझे जरा बताना ये क्या कॉज कराती है, टाइप 6 एंड टाइप 11। जी, आज तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं है, बस मैं इसको जल्दी से खत्म करने के चक्करों में आपसे कुछ पूछ नहीं रहा, लेकिन सोच नहीं जाना। मुझे बताएं जरा, टाइप 6 एंड टाइप 11 क्या कॉज कराती है, डॉक्टर अदनान वजीर, डॉक्टर मुकद्दस, एक्सीलेंट। जो टाइप 6 और टाइप 11 है ये हमें कॉज कराती हैं जेनिटल वार्ड्स, मतलब जो जेनिटल एरियाज है, जेनिटल्स हैं, पीनस या इस ये जो जेनिटल्स हैं इन पे जो मोके निकल आते हैं वो हमें कौन कराता है, ह्यूमन पेपिलोमा टाइप 6 एंड टाइप 11। जेनिटल वार्ड्स हमें कौन काज कराता है, टाइप 6 एंड टाइप 11। तो अगर हम वैक्सीन दे देंगे तो वैक्सीन से क्या होगा, इस टाइप 6 और टाइप 11 के खिलाफ क्या बन जाएगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी और क्या हो जाएगा, जेनिटल वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स से भी हम बच जाएंगे। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि जो टाइप 16 और टाइप 18 है इनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं तो इन ये हमें किससे बचाती हैं, ये हमें बचाती हैं किससे, प्रोटेक्ट अगेंस्ट CIN। CIN मतलब सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया एंड कार्सिनोमा और सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया से हमें बचाती हैं। और लेकिन इसमें मसला ये होता है कि ये जो वैक्सीन होती है ये सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करती है, इट इज प्रोटेक्शन फॉर ओनली 5 ईयर, फॉर 5 ईयर, मतलब ये पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं है, सिर्फ 5 साल की इसकी गारंटी है। ये जो प्रोटेक्शन है ये सिर्फ हमें 5 साल करनी पड़ती है, उसके बाद हमें दोबारा वैक्सीन लगवानी पड़ती है। लेकिन उसने ये लिखा हुआ है कि पैप्समेयर आर स्टिल, पैप्समेयर जो है वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैप्समेयर इज स्टिल इंपॉर्टेंट, पैप्समेयर इज स्टिल नेसेसरी। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जो आपका वैक्सीन है वो सारे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की टाइप्स को नहीं कवर करती। जो आपका 31 है, जो 33 है वो कॉज करा सकता है। तो इसलिए जो वैक्सीन है वो अभी इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए हम पैप्समेयर करते रहते हैं ताकि क्या हो जाए, ताकि जो सर्वाइकल कैंसर है वो डेवलप ना हो। ठीक हो गया, तो अब मैं जरा आपको पैथोमा पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। कल हमने वजाइना के ट्यूमर पढ़े थे, इसको आपने लाजमी पैथोमा से करना है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम ये हमने कल पढ़ा था, सर्विक्स से हमने स्टार्ट किया था। पहले मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाए, फिर मैंने आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में सारा बताया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा CIN क्या होता है, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा सर्वाइकल कार्सिनोमा क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन, वो क्या होता है। उसके बाद स्क्रीनिंग, और उसके बाद ये लिखा हुआ है इम्यूनाइजेशन। ये देखो इम्यूनाइजेशन, इसकी हेडिंग बना लो इम्यूनाइजेशन, ठीक है, वैक्सीन के बारे में उसने यहाँ करके लिखा हुआ है। तो ये तकरीबन हमने यहाँ से लेके ये पूरा पेज और ये आधा पेज, तकरीबन 2 पेज पढ़े हैं पैथोमा के। तो इसको मुझे जल्दी से बताएं कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं जाएगी, जितना पैथोमा पे लिखा हुआ है आपको सारा समझ आ गया है। फर्स्ट एड पे ये टॉपिक नहीं करना, ये आपने टॉपिक पैथोमा से करना है। ये पैथोमा पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक हो गया, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। सिर्फ डॉक्टर समीना और डॉक्टर मुकद्दस को समझ आया, बाकी भी बता दें, चलें ठीक है, तकरीबन सबको समझ आ रही है। हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं फर्स्ट एड पे, ठीक है, फर्स्ट एड पे चलते हैं और फर्स्ट एड पे की बात करते हैं कि फर्स्ट एड पे हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो अगर हम बात करें तो दिस इज सर्वाइकल पैथोलॉजी, ठीक है, डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा इन सिचू, ठीक है, कंडाइलोमास का बता दें, बाकी क्लियर है।
जो कंडाइलोमाज है इसको हम डर्माटोलॉजी में पढ़ेंगे, जो कंडाइलोमा एक्यूमिनेटा, ठीक है, ये जो आपका होता है ना 6 and 8, टाइप 6 and टाइप 8, ये जेनिटल वार्ड्स कराता है, जिसको हम ये हम पढ़ेंगे उसमें डर्माटोलॉजी में, कंडाइलोमाज एक्यूमिनेटा, ठीक है, ये डर्माटोलॉजी का टॉपिक है। अच्छा हम आगे चलते हैं। अब हमने कल से हमने और आज आधा घंटा लगा के सिर्फ ये फर्स्ट एड से टॉपिक पढ़ा है, तो आपने इसको इस यहाँ से भी रीड कर लेना है, लेकिन पैथोमा से आपने करना है, ठीक है, पैथोमा से आपने करना है। सर वार्ड्स कंटेन पस और वाटर नॉट, नहीं नहीं, इसमें पस और वाटर नहीं होती, ये जो वार्ड्स होते हैं ये मोके होते हैं, स्किन की एक्सटेंशन की तरह होता है, मोके नहीं कभी देखे किसी के, तो उसको हम कहते हैं वार्ड्स कहते हैं। अच्छा हम आगे चलते हैं, और अब हम पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पीसीओज, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको शुरू करने से पहले इसके ऊपर लिखे शाबाश इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट के हवाले से भी, और जब आप माशाल्लाह डॉक्टर बन जाओगे और जब आप गायनाकोलॉजी के वार्ड में जाओगे तो आपको इसके मरीज बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, पीसीओज के मरीज पाकिस्तान में काफी ज्यादा हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मोटापा, पाकिस्तानी पीपल आर वेरी ओबीज, आपको पता है कि लेडीज हमारी जो है वो काफी ओबीज हैं, तो उनमें पीसीओज वेरी कॉमन है, पाकिस्तान में पीसीओज काफी कॉमन है। इसको पीकोस भी कहते हैं और पीसीओज भी कहते हैं, लेकिन मुझे पीसीओज थोड़ा सा ज्यादा प्यारा लगता है, तो इसलिए हम इसको पीसीओज ही कहेंगे। ठीक हो गया, तो हम इसको चलते हैं, और उन्हीं नोट्स पे जो हमने सर्वाइकल कैंसर के छोड़ा था हम उस पे इसको लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी बुक को पकड़ें, फर्स्ट एड खोलें, जो मैंने पेज दिखाया वो खोलें, और अपना पॉइंटर प्यारा सा पकड़ें और इसको लिखना स्टार्ट करें, जो मैं अब आपको एक ना फ्लो चार्ट बनवाने लगा हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक हो गया, तो हम पढ़ते हैं पीसीओज। पीसीओज क्या होता है? ठीक है, तो पीसीओज का क्या मतलब है? पीसीओज का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके हमें नाम से पता चल रहा है। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। सिस्टिक का मतलब क्या होता है? सिस्ट। ठीक है, सिस्टिक का मतलब क्या होता है? सिस्ट, कि जो इसमें क्या होंगे? बहुत ज्यादा सिस्ट बनेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा सिस्ट बनेंगे। किसमें बनेंगे? ओवेरियन में। ठीक है, ओवरीज में क्या बनेंगे? बहुत ज्यादा सिस्ट बनेंगे, और ये क्या है? सिंड्रोम है। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा? इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कि ओवरीज में बहुत ज्यादा सिस्ट बनेंगे। अब हम ये पढ़ते हैं कि सिस्ट बनते क्यों हैं। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाता हूँ, उस फ्लो चार्ट को आपने लाजमी लाजमी अपनी बुक पे बनाना है, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। अच्छा, हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं कि यार हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। देखो, जो पीसीओज की मरीज होती हैं, जो पीसीओज की मरीज होती हैं, इनमें क्या होते हैं? ये ओबेज होती हैं मोस्टली। आप अगर आप पीसीओज की मरीज देखोगे तो वो क्या होगी? मोटी ताजी होंगी। उनमें क्या होगा? उनमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। अब इस मोटापे को जरा हम बैक पे लेके चलते हैं, हम पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो आपने याद रखना है, एक होती है इसमें जो रेशो होती है, कौन सी रेशो होती है? अपना एलएच। ठीक है, इसमें जो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो एफएसएच है, जो कि कौन पैदा करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पैदा करता है। अब जो एलएच और एफएसएच है, इनकी रेशो बहुत ज्यादा हो जाती है। कैसे रेशो ज्यादा होती है इसको हम समझते हैं। देखो, इसमें एलएच क्या होगा? ज्यादा होगा, और बहुत ही ज्यादा होगा। एलएच ज्यादा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा होगा। एफएसएच भी ज्यादा होगा, दोनों ज्यादा होंगे, लेकिन जो आपका एलएच है वो बहुत बहुत ज्यादा होगा। दोबारा सुने, एलएच ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा होगा, मतलब डबल ट्रिपल होगा एस एफ एस एच से। एफ एस एच भी ज्यादा होगा, लेकिन वो क्या होगा? वो इतना ज्यादा नहीं होगा। एलएच बहुत ज्यादा होगा। अब आप मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताएं कि जो एलएच है वो ओवरीज के पास जब आते हैं और कौन से सेल पे एक्ट करते हैं? जो एलएच है वो किस सेल पे आके एक्ट करता है? तो टाइम कम है, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। जो हमारे होते हैं थीका सेल्स। ठीक है, जो ओवरीज में क्या आते हैं? फॉलिकल, और फॉलिकल के इर्द गिर्द एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं थीका सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? थीका सेल्स। थीका सेल्स, जब एलएच थीका सेल पे आके एक्ट करता है तो क्या बनवाता है? वो क्या बनवाता है? एंड्रोजन। वो क्या बनाता है? एंड्रोस्टिनिडाइन। एंड्रोस्टिनिडाइन क्या है? एक एंड्रोजन है, एक सेक्स हार्मोन है, तो एंड्रोजन बनाएगा, एंड्रोजन बन गया। ठीक है, थीका सेल पे आएगा और क्या बन जाएगा? एंड्रोजन बन जाएगा। तो चूंकि जो पीसीओज है इसमें एलएच बहुत ज्यादा होता है, चूंकि एलएच बहुत ज्यादा है, तो एलएच बहुत ज्यादा होने से क्या होगा? थीका सेल थीका सेल ओवर स्टिमुलेट होंगे, और जब थीका सेल ओवर स्टिमुलेट होंगे, वो क्या पैदा करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा एंड्रोजन बनाएंगे। ओके, हमें एक बात समझ आ गई है। उसके बाद एक और बात हम करते हैं कि जो हमारा प्यारा सा एफएसएच है वो किस सेल के ऊपर एक्ट करता है? तो जो प्यारा सा एफएसएच है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? ग्रेनुलोजा सेल के ऊपर। ग्रेनुलोजा सेल्स के ऊपर क्या करता है? एक्ट करता है। और जब ग्रेनुलोजा सेल के ऊपर एक्ट करता है तो क्या होता है? जो ग्रेनुलोजा सेल हैं ये क्या करते हैं? इस एंड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं? इस एंड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? एस्ट्रोजन में। किसमें करते हैं? एस्ट्रोजन में। अब जो हम नॉर्मल फीमेल होती है उसमें एफएसएच और एलएच तकरीबन सेम अमाउंट में होते हैं। इसको इन दोनों को अल्लाह ताला ने बैलेंस किया हुआ है। इन दोनों को अल्लाह ताला ने बैलेंस किया हुआ है ताकि जितना एंड्रोजन बने
उतने का उतना ही एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जो पीसीओज है, पीसीओज में क्या होता है, एलएच बहुत ज्यादा होता है, एफएसएच भी ज्यादा होता है, लेकिन एलएच बहुत बहुत ज्यादा होता है, मतलब डबल ट्रिपल होता है उससे, एफएसएच से। तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ एंड्रोजन तो वो हमारे ग्रैनुलोजर सेल कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन एंड्रोजन इतना ज्यादा है कि हमारे पास एक्सेस एंड्रोजन बच जाता है, एक्सेस एंड्रोजन बच जाता है। अब ये जो एंड्रोजन होगा, ये एंड्रोजन क्या करेगा, ये एंड्रोजन क्या करेगा, एंड्रोजन क्या करेगा, जो फीमेल होगी, जो फीमेल होगी उसके एडिपोज टिश्यूज में क्या होता है, हमने एक एंजाइम पढ़ा था। अगर एक मोटी फीमेल है, और मोटी फीमेल में आपको क्या पता है, उसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं। जो अगर ओबीस फीमेल है तो उसमें क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं। और एडिपोज टिश्यू में हमने एक एंजाइम पढ़ा था जिसको हम कहते हैं अरोमाटेज, जिसको हम क्या कहते हैं, अरोमाटेज कहते हैं। अब ये जो अरोमाटेज है, ये क्या करता है, जो अरोमाटेज है ये क्या करता है, ये इस एंड्रोजन को पकड़ता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, इस एंड्रोजन को पकड़ता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, एस्ट्रोन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, एस्ट्रोन में। अब एस्ट्रोन और एस्ट्रोजन में फर्क है। हमने कहा था कि जो ओवरी से बनता है वो एस्ट्राडायोल है, और ये क्या है, एस्ट्रोन, जो कि किससे बनता है, एडिपोज टिश्यू से। अब ये जो एस्ट्रोन है, ये जो एस्ट्रोन है, ये एस्ट्रोन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो एस्ट्राडायोल वाले काम नहीं कर पाएगा। जो एस्ट्रोन है वो एस्ट्राडायोल वाले काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये एक काम लाजमी कर देगा। ये क्या करेगा, ये भागा भागा जाएगा, किसके पास जाएगा, एफएसएच के पास, और उसको इनहिबिट कर देगा। तो जो आपका एस्ट्रोन है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब जो एफएसएच पहले ही कम था, जो एस्ट्रोन है उसने और उसका भट्टा बैठा दिया है, और एफएसएच और ज्यादा कम हो जाएगा। तो एफएसएच क्या हो जाएगा, ओवरऑल कम हो जाएगा, और एलएच बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये साइकिल चलता जाएगा तो क्या होगा, एंड्रोजन ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे। अब आपको समझ नहीं आई, इसलिए मैं इसको एक दफा दोबारा रिवाइज करता हूँ। देखो, आपने सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पीसीओस किन में होता है, पीसीओस ओबीज फीमेल्स में होता है। जो कि ऐसी फीमेल्स जो कि क्या है, ओबीज हैं, उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, उनमें होता कुछ ऐसे, वो हम बाद में कहते हैं कि होता क्यों है। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एलएच और एलएच टू एफएसएच रेशियो बहुत ज्यादा हो जाती है। एलएच टू एफएसएच रेशियो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब कि एलएच डबल ट्रिपल हो जाता है। अल्लाह ताला ने एलएच और एफएसएच को बैलेंस रखा है, लेकिन अगर एक फीमेल ओबीज है तो उसमें क्या होता है, एलएच इतना ज्यादा हो जाता है, एलएच इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एफएसएच से डबल ट्रिपल हो जाता है। अब एलएच क्या करता है, एलएच थीका सेल के ऊपर आके एक्ट करता है, थीका सेल के ऊपर आके एक्ट करता है, और क्या बनाता है, एंड्रोजन बनाता है। और जो एफएसएच है वो ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर आके एक्ट करता है, और क्या बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है। अब नॉर्मल फीमेल में तो ये क्या है, बैलेंस है, नॉर्मल फीमेल में क्या है, ये बैलेंस है। लेकिन एक मरीज है जो कि पीसीओस की मरीज है, उसमें क्या होगा, उसमें एलएच इतना ज्यादा होगा कि उसमें क्या बनेंगे, एक्सेस एंड्रोजन, उसमें क्या बनेंगे, एक्सेस एंड्रोजन। एंड्रोजन इतने ज्यादा बनेंगे कि जो हमारे ग्रैनुलोसा सेल है वो उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी, मतलब कि एस्ट्राडायोल की कमी हो जाएगी। और ये जो एक्सेस एंड्रोजन है ये किसके पास जाएगा, उस फीमेल के एडिपोज टिश्यू के पास जाएगा, और उस फीमेल के एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, एरोमाटेज होता है, और ये जो एंड्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्ट्रोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्ट्रोन में। अब एस्ट्रॉन, इसने कोई अच्छा काम तो करना नहीं है, ये क्या जाए, किसके पास जाएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, और एफएसएच को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जब एफएसएच और ज्यादा इनहिबिट हो जाएगा तो ये डिजीज और ज्यादा स्वेयर हो जाएगी। अब ये तो हमें समझ आ गई है बात। अब हम इसकी एक और बात सीखते हैं कि यार इसमें ना एंड्रोजन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एंड्रोजन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, एंड्रोजन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर जो एंड्रोजन है, जो एंड्रोस्टेरिडायोन है, जो टेस्टोस्टेरोन है, बाकी सारी चीजें हैं, अगर वो फीमेल में ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, फीमेल में अगर वो ज्यादा होगा तो उसको उसकी विरिलाइजेशन हो जाएगी, उसमें मेल लाइक कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे, उसकी सबसे पहले तो मूछें आना शुरू हो जाएंगी, उसकी दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी। जो जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किसमें आ जाएंगे, फीमेल में आना शुरू हो जाएंगे। तो पीसीओज में हमें ये मिलती है फाइंडिंग, क्यों मिलती है, ड्यू टू एक्सेस एंड्रोजन, ड्यू टू एक्सेस हाइड्रोजन। अब आप कहते हैं कि यार ये हो क्यों रहा है, मतलब एंड्रोजन क्यों, ये सारा चक्कर क्यों चल रहा है। तो एक तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि इट इज इडियोपैथिक, इट इज इडियोपैथिक। लेकिन इसके हमें कुछ ना कुछ वजह पता है, वो वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने एक चीज याद रखनी है, ये वैसे मैंने एक रिसर्च आर्टिकल से पढ़ा था, मुझे नहीं पता, वैसे मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा, लेकिन आपने याद रखना है कि आपका जो होते हैं जो ओबीज फीमेल होती है, जो ओबीज फीमेल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ना एक हार्मोन होता है, ठीक है। ओबीज फीमेल में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन का याद आया कुछ, लेप्टिन हमने कहाँ पे पढ़ा था, आज डॉक्टर काशिफ एब्सेंट है, वरना वो मुझे बताते, क्योंकि उन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी मुझसे पढ़ी है। तो हमने दो हार्मोन पढ़े थे, लेप्टिन एंड गैरेलिन, ठीक है, लेप्टिन एंड गैरेलिन। अब जो ओबीज फीमेल है वो क्या करेगी, वो लेप्टिन बनाएगी, वो क्या करेगी, लेप्टिन बनाएगी। और लेप्टिन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, किसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, जीएनआरएच के। मतलब जो लेप्टिन होता है जीएनआरएच को स्टिमुलेट करता है, जो लेप्टिन होता है वो क्या करता है, जीएनआरएच को स्टिमुलेट करता है, इसके कुछ रिसेप्टर होते हैं। अब
जो ओबीज फीमेल होगी उसमें लेप्टिन ज्यादा बनेगा। उसमें क्या बनेगा, उसमें लेप्टिन ज्यादा बनता है, जो उसके एडिपोज टिश्यू होते हैं वो लेप्टिन बनाते हैं। अब जो लेप्टिन जब उसमें ज्यादा बनेगा तो जीएनआरएच भी ज्यादा बनेगा। जीएनआरएच ज्यादा बनने से क्या होगा, उसका एलएच बहुत ज्यादा बनेगा। एफएसएच भी ज्यादा बनेगा लेकिन एलएच भी ज्यादा बनेगा। लेकिन ये इतनी कोई अथेंटिक बात नहीं है, ये मैंने एक रिसर्च आर्टिकल से पढ़ी थी, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये कोई कंफर्म बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये इडियोपैथिक है, वैसे तो ये इडियोपैथिक है, लेकिन इसमें हम एक और बहुत बड़ा रीजन होता है, वो है कि देखो जो ओबीज होती हैं, जो मोटी ताजी फीमेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, ओबीज फीमेल में क्या होगा, ओबीज फीमेल में क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। क्या होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको पता है ना कि जो डायबिटीज है, डायबिटीज में किन में होती है, जो मोटे लोग होते हैं, मतलब कि ओबीज लोग होते हैं, उनमें क्या होती है, डायबिटीज होती है। ओबीज फीमेल में क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इंसुलिन बनेगी तो सही, इंसुलिन बनेगी तो सही, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगी। और माशाल्लाह आज तो लावे एब्सेंट है, लेकिन मुझे जरा बताएं, बाकी भी सारे लावे प्रेजेंट हैं, बाकी भी सारे लावे प्रेजेंट हैं, तो मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताएं कि हमने पढ़ा था कि जो इंसुलिन, बल्कि मेरे क्वेश्चन ही जेन से निकल गया, एक मिनट। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाँ मुझे याद आ गया। कौन सी ओबेसिटी है, कौन सी ओबेसिटी है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज्यादा बढ़ाती है? कौन सी ऐसी ओबेसिटी है जो ज्यादा बढ़ाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को? जी, एनीवन कोई बताना पसंद फरमाएगा? हमारे पास जो ओबेसिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मतलब कि जो पेट पे चर्बी चढ़ जाती है, और एक पेरिफेरल ओबेसिटी होती है जो कि फीमेल में ज्यादा होती है, उसके जो हाथ पांव होते हैं वो मोटे ताजे हो जाते हैं। तो मुझे बताएं कौन सी ओबेसिटी है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज्यादा बढ़ाती है? तो माशाल्लाह एक स्टूडेंट ने बिल्कुल गलत आंसर दिया है और एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो हमारा सेंट्रल ओबेसिटी होती है, क्या होती है, सेंट्रल ओबेसिटी। आपने याद रखना है, शुगर किन लोगों में ज्यादा होती है, जिनके पेट पे चर्बी होती है, जिनका पेट निकला हुआ होता है उनमें शुगर ज्यादा होती है, उनमें शुगर ज्यादा होती है। तो आपने याद रखना है सेंट्रल ओबेसिटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। सेंट्रल ओबेसिटी कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये उसमें एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब देखो, फर्ज करो फीमेल क्या है, ओबीज है, और उसमें क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसकी इंसुलिन बन तो रही है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही। अगर वो काम नहीं कर पा रही तो क्या होगा, उसमें कंपनसेटरी, उसमें क्या होगा, कंपनसेटरी इंसुलिन ज्यादा हो जाएगी। मतलब कि उसको पैंक्रियाज को ये लगेगा कि शायद इंसुलिन कम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसका पैंक्रियाज क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाएगा। और हमने ये पढ़ा भी था, मैंने आपको उधर एंडोक्राइनोलॉजी में बताया भी था कि जब इंसुलिन ज्यादा बनती है तो हमारे एंड्रोजन भी ज्यादा बनते हैं। जो इंसुलिन है, इंसुलिन जैसे ही ज्यादा आएगी ब्लड में तो क्या होगा, एंड्रोजन ज्यादा बनेंगे। तो एक तो पहले जो पीसीओएस की मरीज में एंड्रोजन ज्यादा बन रहे हैं, तो जब उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है तो उसमें कंपनसेटरी इंसुलिन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एंड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बात यह है कि जो आपकी कंपनसेटरी इंसुलिन जब बढ़ेगी तो क्या होगा, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अपना ग्लोबुलिन है जो कि लिवर बनाता है, और ये किसको बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। तो आपने याद रखना है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को इंसुलिन कम कर देती है। अब देखो, टेस्टोस्टेरोन ने जिसके साथ बाइंड होना था, जो उसकी बीवी थी, वो तो हमने कम कर दी। अगर उसकी बीवी कम होगी तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन फ्री घूमना शुरू कर देगा, वो आवारा घूमना शुरू कर देगा। तो इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि जो पीसीओज होते हैं इसमें जो टेस्टोस्टेरोन होता है फीमेल में, वो हमें ज्यादा मिलता है। लेकिन कौन सा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा मिलता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन हमें ज्यादा मिलता है। लेकिन जो टोटल टेस्टोस्टेरोन होता है, टोटल टेस्टोस्टेरोन मे और मे नॉट बी नॉर्मल। ठीक है, टोटल टेस्टोस्टेरोन क्या हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है हमेशा हमें ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन है वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को कम कर देती है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को जब कम करेगी तो टेस्टोस्टेरोन ने जिसके साथ बाइंड होना था, जो उसकी बीवी थी, वो तो हमने कम कर दिया, तो क्या होगा, वो आवारा घूमना शुरू हो जाएगा। हमें फ्री टेस्टोस्टेरोन ज्यादा मिलेगा और हमें बाउंड्री टेस्टोस्टेरोन क्या मिलेगा, जो बाउंड्री टेस्टोस्टेरोन कम मिलेगा। और टोटल टेस्टोस्टेरोन हमें या नॉर्मल मिल सकता है या फिर इंक्रीज मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लाजमी लिख भी लेना और इसको हाईलाइट भी कर लेना कि फ्री टेस्टोस्टेरोन हमें ज्यादा मिलता है।